ब्रह्मास्त्र ना लाकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके आईबीपीएस एएफओ, एनएससी 2024, यूपी एजीटीए, कैन सुपरवाइजर और राजस्थान एएओ 2024, इन सभी परीक्षाओं के लिए, साथ में साथ आपके टीजीटी पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। आप लोग कहते थे कि सर सारा कुछ डिस्क्रिप्शन करके पढ़ाइए, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझाइए, तो आपके लिए इस तरह से आपकी एक क्लास डिजाइन की गई है जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाया जाएगा। ब्रह्मास्त्र आपका बंद नहीं किया है, ब्रह्मास्त्र होगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है अब से आपका दोपहर 2 बजे होगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर दिवाली के बाद से दोपहर 2 बजे होगा। आपकी 8 बजे जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी प्योरली क्वेश्चन, या फिर कहें 10 क्वेश्चन कराएंगे और 10 क्वेश्चन के सारों ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी, ठीक। और सभी के लिए हैप्पी दिवाली, ठीक। और अच्छे से दिवाली मनाइएगा, कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो बढ़िया से दिवाली मनाइए। और दिवाली बाद हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यूपी जी के कंप्यूटर के लिए भी, साथ में साथ आपका जो है एग्रीकल्चर में भी, और सेट पेपर ब्रह्मास्त्र तो डेली चलने वाला ही है ना। तो आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं जल्द ही, ठीक। तो अब से आपकी जो 8 बजे क्लास होगी, आज थोड़ा लेट हो गई है, ठीक है। 8 बजे जो क्लास होगी वो एमसीक्यूज वाली होगी, जिसमें 10 एमसीक्यूज अच्छे से आपको समझाकर उसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि दिवाली में आप लोगों के लिए कुछ हमने जो है कंट्रीब्यूशन किया है, जो आपका एक कहें कि फिलहाल आपके जो बैचेस पर डिस्काउंट रहते थे पहले, वो 50% रहते थे, 50% तक डिस्काउंट चलता था पहले, लेकिन अब जो है हमने आपके लिए 75% डिस्काउंट दिवाली ऑफर पर लेके आए हैं। अभी तक हमारे जो 50% डिस्काउंट हर कोर्स पर रहता था, लेकिन अब से आपको 75% जो है दिवाली तक ऑफर है आपका। 3 या फिर भाई दोस्त तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जिसमें आपका संपूर्ण एजीटीए का बैच 874 रुपये में पड़ेगा, ठीक। इसके लिए कूपन कोड V75 आपको लगाना है, V75, सभी के लिए सेम कूपन कोड है V75, ठीक। और आपका ये टेस्ट सीरीज जो है करीबन आपकी 299 की होती है, इसमें आपका डिस्काउंट लगा के आपका 250, मतलब कि इस पे भी पहले 50% चलता था, 50% के साथ मतलब वैसे 600 रुपये के, और 50% डिस्काउंट के साथ 299 की थी। इसको आपको अभी जो है, अगर कि आप V75 कूपन कोड लगाते हैं, V75 विजन, मतलब भी का मतलब विजन 75, 75% ऑफ, तो आपको 75% ऑफ और पहले के मुताबिक जो सस्ती चीज, जैसे आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है, इसका प्राइस 299 है, 50% ऑफ करने के बाद 299, लेकिन अभी फिलहाल 225 रुपए में आपको उपलब्ध है ना। सीधा सीधा 75 रुपए का फायदा यहाँ पर मिलेगा आपको। कूपन कोड सभी में भी 75 लगाना है। जितने भी आप कोई भी चीज, चाहे टेस्ट सीरीज लें, चाहे आपका ब्रह्मास्त्र लें, चाहे आपका पीडीएफ नोट्स आपके पड़ते हैं 499 के। अगर ये 50% डिस्काउंट के साथ देते हैं तो 499 के पड़ते हैं। अभी आपका 375 जो है करंट में प्राइस है आपका दिवाली ऑफर पे, ठीक है। तो इसे आप बाय कर सकते हैं इसे, ठीक। पीडीएफ नोट्स कंप्लीट इसमें यूपीजी के कंप्यूटर और एग्रीकल्चर रहेगा। और आपका जो स्टडी मटेरियल है इस पे भी कुछ डिस्काउंट वैसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट किया है। आपका जो 1500 रुपए प्राइस चल रहा था प्रिंटेड नोट्स का, अब वो हो गया आपका 1400 रुपए मात्र, ठीक। 1400 में आप जो है प्रिंटेड नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं 1400 रुपए में, मात्र 1399 रुपए में, है ना। 1399 रुपए में आप प्रिंटेड नोट्स घर पर मंगा सकते हैं। ये भी आपका दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से, ठीक। तो पहला प्रश्न, और इस बार आपको कोई शिकायत नहीं देंगे। नमस्ते सभी के लिए, विनय यादव जी, गुड इवनिंग ललितपुर से। हाँ आ जाइए विनय यादव जी,
गुड इवनिंग अरविंद राज जी। आज ब्रह्मास्त्र तो नहीं है लेकिन बहुत ही स्पेशल सेशन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट इज डेवलप्ड इन ईयर 1982। कौन सा पहला अनुवांशिक रूप से इंजीनियर पौधा वर्ष 1982 में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोमेटो, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस व्हीट, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गेहूं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पोटैटो, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी आलू, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी आपका तंबाकू। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वह क्या होता है? तो देखो पहली जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस या फिर कहें वायरस के प्रति जो रेसिस्टेंस आपकी पहली या फिर कहें पहली फसल जो थी वो थी आपकी कौन सी? तंबाकू थी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो आपकी या फिर कहें आपकी जो है तंबाकू थी, या फिर कहें विश्व की पहली जेनेटिकली मॉडिफाई या फिर कहें जीएम क्रॉप भी कौन सी थी आपकी? जो है तंबाकू थी। जूम नहीं हो पाएगा इसमें, है ना, इतना ही क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो पहली जो आपकी ये कहें कि फर्स्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी वह कौन सी थी आपकी? जो है आपकी जो है तंबाकू थी, ठीक। ऑन सॉरी 1982 में पहला अनुवांशिक रूप से पौधा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो है डेवलप किया गया था वो था आपका तंबाकू का पौधा, ठीक। एक और चीज 1992 में चीन अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे एक वायरस प्रतिरोधी तंबाकू पौधे का व्यवसायीकरण करने वाला पहला देश बना था। मतलब कि आपका जो चाइना है 1992 में पहला देश बना था जिसने तंबाकू का या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाई जिसमें वायरस प्रतिरोधी आपकी किस्में या फिर वायरस प्रतिरोधिता लाने वाला पहला देश बना था, या फिर कहें व्यावसायिक रूप से खेती करने वाला पहला देश बना था तंबाकू का, ठीक। 1994 में आपका यूरोपीय संघ ने ब्रोमेक्सिलिन शाकनाशी के प्रतिरोधी तंबाकू पौधे को मंजूरी दी, जो यूरोप में व्यावसायीकरण की जाने वाली पहली अनुवांशिक रूप से क्या थी? आपकी संशोधित फसल थी, ठीक। 1995 देखो 1995 में आपकी एक किस्म निकाली गई थी फ्लेवर सेवर। किसने निकाली थी? कैलजीन ने। किससे? कैलजीन ने एक किस्म निकाली फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर किसकी किस्म थी बच्चों? टमाटर की किस्म थी। किसकी किस्म थी? टमाटर की किस्म थी। यह जो किस्म थी पहली व्यवसायिक या फिर क्या पहली जो है व्यवसायिक खाद्य फसल, व्यवसायिक खाद्य फसल थी, खाद्य फसल थी जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, जीएम क्रॉप थी या फिर कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, है ना। पहली खाद्य फसल थी फ्लेवर सेवर टमाटर की, है ना। तो पहली आपकी जो है टमाटर की पहली व्यवसायिक रूप से खाद्य फसल, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली जेनेटिकली मॉडिफाई व्यवसायिक रूप से जो है खाद्य फसल कौन सी थी? तो 1995 में कैलजीन नामक वैज्ञानिक ने फ्लेवर सेवर किस्म डेवलप की थी, जो कि आपकी पहली व्यावसायिक रूप से क्या थी? आपकी जो है उगाई जाने वाली अनुवांशिक या फिर कहें आपकी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप थी, ठीक। और ये आपके मतलब कि एक है पहली तो आपकी तंबाकू थी जेनेटिकली मॉडिफाई, लेकिन यदि हमने कहा खाद्य वैरायटी तो टोमेटो थी या फिर खाने वाली, ठीक। आगे बात करें आपका जो है बीटी कपास की, है ना। यहां पर आपकी बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स की बात हो रही है, तो अच्छे से बात करें। यहां पर आंसर तो क्या हो जाता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तंबाकू हो जाता है, ठीक। तो अच्छे से बात करते हैं जीएम क्रॉप के बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स या फिर कहें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, ऐसी फसलें जिनकी अनुवांशिकी में परिवर्तन कर, जिनकी अनुवांशिकी में परिवर्तन कर उन्हें हम कीट, रोग व खरपतवार नाशियों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं, उन्हें क्या करते हैं? कहते हैं आपका जेनेटिकली मॉडिफाई या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें कहा जाता है, ठीक। पहली जो अनुवांशिक रूप से
पहली जो जेनेटिकली मॉडिफाई या जीएम क्रॉप थी या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित क्रॉप थी वो थी आपकी तंबाकू। तंबाकू क्या थी भैया? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट थी। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी थी। ठीक, पहली किस्म थी आपकी किसकी? आपकी तंबाकू की, जेनेटिकली मॉडिफाई। और व्यावसायिक हाँ, थ्योरी भी कराएंगे इसमें आपको, है ना, थ्योरी भी कराएंगे। ठीक, देखिए जो आपके या फिर कहें आपके फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर के जो पिता कहे जाते हैं, ठीक, देखिए आपका जो जीएम है या जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक मॉडि या फिर कहें आपके आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को ही हम जेनेटिकली इंजीनियर फसल भी कहते हैं, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियर की शुरुआत, जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत आपकी 1972 में, 1972 में पॉल वर्ग ने की थी, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत 1972 में किसने की थी? पॉल वर्ग ने की थी। और पॉल वर्ग को ही आपका फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है बच्चों? आपका पॉल वर्ग को। नोट करते जाना ये, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर फादर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कौन कहा जाता है बच्चों? आपके पॉल वर्ग को। 1972 में इनने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो है शुरुआत की थी। ठीक, इन्होंने क्या किया था? एसवी वायरस जीन या फिर कहें आपका जो है लैम्डा फेज की सहायता से बैक्टीरिया में SV40 जो है जीन डाला था। किसने? आपका पॉल वर्ग ने। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करें आपका 1995 में, 1995 में कैलजीन नामक वैज्ञानिक ने, कैलजीन नामक वैज्ञानिक ने फ्लेवर सेवर किस्म, फ्लेवर सेवर किस्म डेवलप की थी। किसकी थी? आपकी टमाटर की थी, है ना। टमाटर की थी, ये पूछा जाएगा, है ना। टमाटर की किस्म थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। जीएम फसलें हम पढ़ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। ठीक है, यह जो है आपकी, देखो हमने बताया कि पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जो डेवलप की गई थी वह तो थी आपकी कौन सी? तंबाकू थी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट थी। आपकी जो है पहली खाद्य जो है पहली खाद्य, ठीक, जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जिसको व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया, जिसको व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया गया, ठीक, वह कौन सी थी? आपकी फ्लेवर सेवर थी। कौन सी थी? फ्लेवर सेवर थी। ठीक है, अब वैज्ञानिक का नाम था या कैलजीन ने डेवलप किया था आपका फ्लेवर सेवर। ठीक, फिर आ जाता है, बात करें इंडिया की, भारत की, है ना। फिर बात करें भारत की, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में आपका आ जाता है बीटी। क्या आ जाता है? बीटी कॉटन, है ना। आपका जो इंडिया में पहली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी वो थी कौन सी? आपकी बीटी कॉटन थी, बीटी कपास, बीटी कॉटन की बात करें
तो पहली जो एक है बीटी कपास जो है आपका जो है भारत में डेवलप की गई थी। इसकी पहली जो किस्म थी बीटी कॉटन की व्यावसायिक मंजूरी जो है 2002 में हमें दी गई थी, या फिर कहें आपके जो है सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो व्यावसायिक रूप से जो है मंजूरी मिली थी आपके जो है इंडिया में, वह थी आपकी बीटी कॉटन या बीटी कपास। ठीक, 2002 में किसके द्वारा? जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफिशियल कमेटी के द्वारा आपकी वॉलगार्ड 1 को मंजूरी मिली थी। किसके लिए? व्यावसायिक खेती के लिए, है ना, व्यावसायिक खेती के लिए आपको कब? 2002 के अंदर। ठीक, जो आपकी इसकी द्वितीय पीढ़ी थी, इसमें आपका जो वॉलगार्ड 1 थी, इसमें आपका CRY1AC क्या था? जीन था। कौन सा जीन था बच्चों? इसमें CRY1AC जो है जीन था वॉलगार्ड 1 में। ठीक, और यह जो है ये कहें कि जो बॉलवर्म या फिर कहें आपके इसमें बैसिलस थ्यूजेंसिस जो है बैक्टीरियम डाला गया था, जो कि बॉलवर्म के जो पाचन सिस्टम है उसको प्रभावित करता था, है ना, या फिर कहें आपका जो है उसको टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था उसमें, या फिर कहें जहर का काम करता था बीटी। ठीक, आगे बात करें 2006 में आपकी बीटी की दूसरी पीढ़ी लाई गई, है ना, वॉलगार्ड सेकंड पीढ़ी, वॉलगार्ड सेकंड दूसरी पीढ़ी थी एक इसकी आपकी बीटी की दूसरी पीढ़ी थी। ठीक, इसमें आपका CRY1AC जीन और CRY2AB, ठीक, CRY2AB जीन जो है मौजूद थे। ठीक, इसमें कौन से जीन थे आपके? CRY1AC और CRY2AB। और बेसिकली ये जो है आपका आजकल जो ज्यादातर बीटी कपास की जो वैरायटी उगाई जाती है वो आपकी सेकेंड जनरेशन वॉलगार्ड सेकेंड उगाई जाती है ना, वॉलगार्ड सेकेंड। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप गोल्डन राइस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, गोल्डन राइस या फिर कहें सुनहरा चावल किसने? इंगो पोर्ट्रिकस ने। किसने डेवलप किया था? इंगो पोर्ट्रिकस ने जो है डेवलप किया था। कहां पर? आपका IRRI फिलीपींस मनीला। कहां पर? IRRI फिलीपींस मनीला पर जो है डेवलप किया था। यह किससे समृद्ध होता है? आपका विटामिन ए में समृद्ध होता है, विटामिन ए से समृद्ध होता है। कौन सा? आपका जो है गोल्डन राइस या फिर कहें सुनहरा चावल किस में समृद्ध होता है? विटामिन ए में समृद्ध होता है। ठीक, इसमें बीटा कैरोटीन या फिर कहें इसमें जो है बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। किसके अंदर? आपका गोल्डन राइस के अंदर। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन या विटामिन ए जो है समृद्ध होता है, और यह जो है आपका इंगो पोर्ट्रिकस द्वारा निकाला गया था। और कहां पर? IRRI फिलीपींस मनीला में निकाला गया था। ये भी कैसी है? आपकी GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है ना, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है आपकी। ठीक, आगे देखिए ये आपकी जो है नॉर्मल सी आपकी थोड़ी सी बातें हो जाती हैं आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में। ठीक, क्या कह रहे हैं अरविंद? विटामिन ए ईयर तो नहीं इतना याद आ रहा है अभी। ठीक है, इसमें आपका मक्का और एक एग्रोबैक्टीरियम जीन था, एग्रोबैक्टीरियम जो है डाला गया था किसके अंदर? आपका गोल्डन राइस के अंदर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द टर्म एम्फीमिक्सिस रिफर्स टू, एम्फीमिक्सिस शब्द का उल्लेख है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, अलैंगिक प्रजनन जो निषेचन के बिना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड वानस्पतिक रूप से प्रजातियां या हेटेरोबैल्टियोसिस या हेटेरोबैल्टियोसिस क्या कहेंगे भैया। आपका जो है एम्फीमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस। आपके एम्फीमिक्सिस को हम संग जनन भी कहते हैं। एम्फीमिक्सिस को क्या कहते हैं, संग जनन। ठीक, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस दोनों समझाने वाले हैं, बस आप लोग आंसर कीजिए। जूम कर दे थोड़ा सा, अब अगली पीपीटी में हम थोड़ा सा इसको जूम करके ही लाएंगे क्योंकि इस वाली पीपीटी में हो नहीं पाएगा ये, है ना। मैं कोशिश भी कर लूँ ना तो नहीं होने पाला ये, देख लीजिए आप। ये पीपीटी है ना तो इसमें जूम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो एम्फीमिक्सिस क्या कहलाता है, जब दो गैमेट्स आपके जो है सेक्सुअली फ्यूजन करते हैं या फिर कहें लैंगिक प्रजनन करते हैं तो उसे तो कहते हैं आपका एफीमिक्सिस। और एपोमिक्सिस दो जाइगोट जब वो आपका जो है ये कहें कि मिलते हैं लेकिन उनमें फ्यूजन नहीं होता या फिर कहें उनमें जो है आपका संलयन नहीं होता। ठीक, इसमें जो आपकी एम्फीमिक्सिस होता, सॉरी एपोमिक्सिस होता है, इसमें जो है आपका कैसा प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन। तो एम्फीमिक्सिस शब्द का उल्लेख कौन सा करता है, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग युग्मकों के संलयन से युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। आपकी जो एम्फीमिक्सिस है एक लैंगिक या सेक्सुअल प्रक्रिया या फिर कहें सेक्सुअल प्रक्रिया है, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, जबकि एपोमिक्सिस आपकी जो है वेजिटेटिवली या फिर कहें आपका जो है वानस्पतिक प्रवर्धन की एक प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रक्रिया है। क्या आपका एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस आपका अलैंगिक या फिर कहें आपका अलैंगिक प्रजनन है जो निषेचन के बिना होता है। मतलब इसमें जो है आपका एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, दो गैमेट्स का निषेचन होता है, संलयन होता है, लेकिन एपोमिक्सिस में आपका दो गैमेट का क्या नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता। एपोमिक्सिस तब होता है जब माइटोसिस के दौरान बनाई गई परिपक्व अंडाकोश का पहले निषेचित हुए बिना भ्रूण विकसित होता है। मतलब कि निषेचित हुए बिना भ्रूण बनाते हैं, है ना। वह कोशिकाएं या फिर कहें वह सेल्स या वह कोशिकाएं जो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। और लैंगिक प्रजनन को इसमें निषेचन के साथ आपका भ्रूण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीमिक्सिस। ये दोनों आपका जो है एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस का क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन हो जाता है, डिस्क्रिप्शन हो जाता है। ठीक, आगे एक चीज है आपका हेटेरोबैल्टियोसिस। जैसे आपने हाइब्रिड विगर पढ़ा है, आपने हाइब्रिड विगर पढ़ा है, हाइब्रिड विगर कि आपकी जो है संतान का माता पिता से बढ़ चढ़कर होना, है ना। संतान का माता पिता से बढ़ चढ़कर होना क्या कहलाता है, हाइब्रिड विगर कहलाता है। अब भैया हेटेरोबैल्टियोसिस क्या कहलाता है, जब दो आपके अच्छे गुण वाले या फिर कहें जो आपकी संतान है वो तो और अच्छे गुण वाले, अब यहां पर दो अच्छे गुण वाले पेरेंट जब मिलेंगे तो उनसे जो आपकी सुपर या फिर कहें सबसे अच्छी जो आपकी संतति मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोबैल्टियोसिस कहेंगे। मतलब जैसे मान के चलिए आपका जो है माता पिता से अच्छे गुण वाला तो मिल ही रहा है, लेकिन दोनों चीजों या फिर कहें दोनों पेरेंट जो है अच्छे गुण वाले या फिर कहें जिनमें बहुत ही अच्छे गुण है, ठीक, जहां पर आपके क्या है, बहुत ही अच्छे गुण हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, मतलब कि ये कहें कि उन दोनों का से जो है आपकी जो नई संतान डेवलप होती है वो और सुपर गुण वाली होती है, उसे हम कहते हैं हेटेरोबैल्टियोसिस, हेटेरोबैल्टियोसिस कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, Which greenhouse gas is mainly released from marshes and wetland? कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः दलदलों और आर्द्र भूमियों से निकलती है। देखो जब देखो हेटेरोसिस क्या होता है कि मान के चलो एक पेरेंट है वो आपके गुण क्या है, लो है, एक पेरेंट है उसके गुण जो है हाई है, अच्छे हैं, है ना,
हाई है, तो इन दोनों से जो आपको जो संतान मिलेगी तो लोअर हाई मिलके हमेशा अच्छे गुण देंगे, हाई बनाएंगे, है ना, जो गुण वो आपका हेटेरोसिस कहलाएगा। लेकिन यहां पर दोनों पेरेंट्स ही आपके जो है हाई गुणों वाले हैं, ठीक, या फिर कहें ग्रेट गुणों वाले या अधिक गुणों वाले, उनमें जब संलयन होगा तो और अच्छे गुण हमारे मिलने देखने को मिले, जैसे हमें हेट्रोबैल्टियोसिस कहेंगे। यहां पर बताइए कौन सी गैस हमारी मार्सिस से निकलती है, दलदलों से निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं निकलती। धान के खेत से कौन सी निकलती है, जल्दी से बताओ। धान के खेत से कौन सी निकलती है? मीथेन निकलती है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या होता है? मीथेन हो जाता है। आपकी जो मीथेन है ये आर्द्र भूमियों और दलदलों से निकलने वाली जो है गैस है। N2 आपकी लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो है आप ह्यूमन द्वारा उत्सर्जित की जाती है और पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, है ना। और आपका O2 पौधे निकालते हैं और हम लोग इसको अब्जॉर्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, येलो मस्टर्ड पेस्ट वाज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पीली सरसों का पेस्ट निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुआ है? इंडिया, भारत, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका या अफगानिस्तान? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपके जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है चाइना। आपका जो पीली सरसों का पेस्ट है ये कहां से लाया गया था? आपका चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ है? पूछा गया है। इसका डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर चीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इज अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एन इन्फ्लोरेंस रेदर देन फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। एक प्रकार का फल है जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्प क्रम से विकसित होता है, उसे हम अचेन कहते हैं, मासल फल, मिश्रित फल या कैरियोप्सिस, क्या कहेंगे? वह फल जो आपका फूल से नॉर्मली फूल से पुष्प क्रम से विकसित होता है। राइट आंसर बताइए यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर यहां पर? एक प्रकार का फल जो फूल से विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? आज चेन करेंगे। जैसे आपका जो सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी है ना, इसमें आपके जो फल विकसित होते हैं वो फूल से होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचेन कहते हैं। बात करें फ्लैशी फ्रूट की तो वह वह फ्लैशी या मासल फल वह फल जिसका एक निश्चित पेरिकाप और जिसमें आपका पेरिकाप और मीसोकाप होता है, पेरिकाप और मीसोकार्प होता है, मीसोकार्प होता है, ठीक है। और साथ में साथ एक ऐसा होता है आपका ज्यूसी थैलेमस होता है, या फिर कहें आपका जो थैलेम या फिर कहें जो आपका मुख्य भाग होता है तो वो आपका ज्यूसी होता है, ठीक। यहां पर क्या होता है? ज्यूसी होता है। पेरिकाप, मीसोकार्प, इसमें जो है आपका मासल फल कहेंगे, या फिर जूस से जो फिल होता है, भरा होता है, वह आपका क्या होता है? मासल फल होता है, ठीक। फिर आपका कंपोजिट फ्रूट, मिश्रित फल, एक पुष्पगुच्छ से कई फूलों से निकलने वाले फलों को हम संग्रह को, या फिर कहें कई फूलों के संग्रह से निकलने वाले फल को हम क्या कहते हैं? आपका कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। कई फूलों के संग्रह से निकलने वाले फल को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट। यहां पर तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? अचेन हो जाता, सॉरी आपका जो है सॉरी एक प्रकार का फल जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्पक्रम से विकसित होता है, पुष्पक्रम से। यहाँ तो राइट आंसर आपका अचेन हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कंपोजिट नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर तो क्या होगा? आपका अचेन होगा, ठीक। क्या होगा राइट आंसर? अचेन होगा यहाँ पर, ठीक।
जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, हमने गलत बता दिया। यहां पर जो राइट आंसर होगा कंपोजिट फ्रूट होगा, मतलब कि पुष्प गुच्छों से जो निकलता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका जो है कंपोजिट या मिश्रित फल कहलाता है। देखिए एक प्रकार का फल जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्प क्रम से निकलता है वो आपका कंपोजिट। लेकिन जो अचेन होता है कार्पेल से निकलता है। किससे निकलता है बच्चों, कार्पेल से। या फिर कहें सूखा एक प्रकार का बीज वाला फल है जो फूल के एक ही कार्पेल से विकसित होता है। जो फूल के एक तरह से आपका सूखा बीज वाला जो है फल है जो फूल के एक ही कार्पेल से जो है डेवलप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचेन कहते हैं। और एक प्रकार का फल जो एक फूल से नहीं बल्कि पुष्प क्रम से विकसित होता है उसे हम कंपोजिट फ्रूट या मिश्रित फल कहते हैं। इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पर कंपोजिट या मिश्रित फल राइट आंसर होगा, मिश्रित फल राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है द इनिशियल जीन पूल ऑफ अ कंपोजिट पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ। समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। समग्र जनसंख्या का प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? राइट आंसर बताइए। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इनब्रीड लाइन से, जन्मजात लाइन। इनब्रीड लाइन कौन से कहलाती? जो जन्म से, मतलब मान के चलो जिसका जीन आपने लिया है उसको ही आप विकसित करते जा रहे हो, है ना। तो जन्मजात लाइन मतलब जिससे आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो समग्र जनसंख्या प्रारंभिक जीन पूल किससे बना होता है? इनब्रीड लाइन से बना होता है, जन्मजात लाइन से बना होता है, ठीक। आगे बात करें पेरेंट लाइन या मूल लाइन, जिससे आपके पौधों का विकास होता है, या फिर कहें वह लाइन जिससे आपके जो है आपके बच्चों या फिर पेरेंट्स की जो शुद्धता बनी रहती है, उसे हम पेरेंट लाइन या आपकी मूल लाइन कहते हैं। प्योर लाइन, शुद्ध लाइन, यह जो है नॉर्मली आपकी जो है स्वपरागण में यूज की जाती है ना, स्वपरागण में यूज की जाती है। जो आपको एक कहें कि यहाँ पर जो है प्योर लाइन में समरूप पौधों को, यहां पर जो है समरूप पौधे के संतान का संदर्भ, मतलब कि समान पौधे के जो है संतान को संदर्भित करता है आपका प्योर लाइन, ठीक। यहां पर जो है क्या हो जाता है, प्योर लाइन किसको संदर्भित करता है? आपके समरूप पौधों को, ठीक। और जर्म प्लाज लाइन्स, मतलब ये तो आपको कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये टर्म नहीं है आपकी जर्म प्लाज लाइन। राइट आंसर यहां पर इनब्रीड लाइन हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोइंग चिकपी इज। चने की बुआई के लिए इष्टतम जो है बीज दर कितनी होगी? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 से 150 किलोग्राम या 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर दिख नहीं रहा, आंखें चली जाएंगी। हम कल से थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके लाएंगे, है ना। तो थोड़े फॉन्ट जो छोटे छोटे हैं ना पीपीटी में, उसको बड़ा करके लाएंगे। हमने सोचा कि थोड़ा सा दिखेगा लेकिन वो विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक। राइट आंसर बताइए कितना होगा चने की बीज दर? पचहत्तर से 100। हाँ जी भैया, 75 से 100 होती है बीज दर। चने की बीज दर कितनी होती है? 75 से 100, ठीक। यदि हम नॉर्मल बुआई कर रहे हैं, अगर कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 75 से 100 करना पड़ेगा। नॉर्मल सोइंग कर रहे हैं, है ना, सामान्य बुआई कर रहे हैं, है ना, सामान्य बुआई कर रहे हैं, तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है, ठीक। और यदि हम लेट बुआई कर रहे हैं, देरी से बुआई कर रहे हैं, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। किसकी? आपकी चने की, है ना, किसकी? चने की, ठीक। आगे बात करें आपका जो है काबुली की या फिर कहें काबुली चना की। काबुली चना की जो बीज दर होती है काबुली की, वो भी आपकी कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है
है ना, काबुली चने की। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपकी सामान 75 से 80, देरी से हुआई 80 से 100, और आपकी काबुली की भी कितनी होती है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक, यहाँ पर 75 से 100 राइट आंसर हो जाता है। कुछ आप लोग जो है एक कहें बीज दर लिखिए आज। ठीक है, आज कुछ जो है आप बीज दर लिखिए। आपका अरहर का, चने की लिख ली, अरहर का लिखिए, अरहर की बीज दर लिखिए, अरहर की बीज दर। सामान्य के लिए तो आपकी सामान्य बीज दर, सामान्य कितनी होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यदि मिक्स या मिश्रित फसल के रूप में उगा रहे हैं, मिश्रित फसल के रूप में उगा रहे हैं, तो हमारी 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें क्या चाहिए होती है, बीज दर चाहिए होती है। किसकी, आपकी अरहर की, है ना, अरहर की। आगे बात करें आपकी मसूर की, मसूर की बीज दर कितनी चाहिए भाई, मसूर की बीज दर लिख लेना, काम आएगी। तो मसूर की जो बीज दर चाहिए होती है 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। मसूर की बीज दर कितनी है 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मटर की, मटर में बात करें आपकी जो है फील्ड पी या क्षेत्र मटर की, क्षेत्र मटर की तो हमें चाहिए होती है 75 से 80 किलोग्राम, 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और आपकी जो सब्जी वाली मटर है, सब्जी मटर की जो हमें बीज दर चाहिए होती है वो चाहिए होती है 100 से 120 किलोग्राम, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, आगे बात करें उर्द की कितनी चाहिए। ठीक, उर्द की बीज दर की बात करें तो उर्द की बीज दर अगर ये आप खरीफ में बो रहे हो, है ना, खरीफ में बो रहे हो तो खरीफ के लिए तो बीज दर चाहिए आपकी जो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि आप जायद में बो रहे हैं, है ना, जायद में बो रहे हैं तो जायद में चाहिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, और यदि आप जो है आपकी मिक्स क्रॉप के रूप में बो रहे हैं या मिश्रित फसल के रूप में बो रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉप के रूप में बो रहे हैं, तो मिक्स्ड के रूप में आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है। ठीक, आगे बात करें आपका जो है मूंग की, है ना। इतना अच्छा लग रहा है ना कि बच्चों सारे बीज दर हमने यहां पर लिखा दिए हैं, है ना। आगे बात करें मूंग की, तो मूंग में भी आपका जो है 15 से 20 किलोग्राम आपका खरीफ में कितना चाहिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, जायद में कितना चाहिए होता है, जायद में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मिक्स्ड क्रॉप के रूप में जो आपकी बीज दर रहती है वो रहती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी, आपकी बच्चों मसूर की बीज दर, है ना, मसूर की बीज दर। ये आपकी जो है नॉर्मल सीड रेट हो जाता है आपका विभिन्न फसलों का। ठीक, और आगे जो है और भी है, ठीक है, और भी है, लेकिन आज के लिए आपके इतने ही हम जो है बीज दर आपको कराएंगे। जैसे कोई आपकी एक है धान्य फसल की बीज दर पड़ जाती है तो सारी धान्य फसलों की जो है आपकी बीज दर करा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए इसका। एमसीक्यू सेशन ही अच्छा कराते हो आप क्लास भी देख लेना, क्लास भी अच्छी कराते हैं हम, है ना। क्लास आपने देखी कहाँ है अभी। ठीक, आगे बात करें स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट इज, बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य कौन सा है,
बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी है आपका उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन व आपका जो है एरिया वाला राज्य कौन सा है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। आपका जो पर्ल मिलेट है या फिर बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर जो राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपका सर्वाधिक आपका क्षेत्रफल भी है, ठीक है, और आपका जो है आपका उत्पादन भी है। किसका? आपका पर्ल मिलेट का या फिर कहें आपका बाजरा का, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान, ठीक, राजस्थान, ठीक, राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करें आपका जो है राजस्थान का किसके उत्पादन में, देखो एक तो बाजरा के उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है। टोटल आपका जो है ऑयल सीड या फिर कहें आपका तेल उत्पादन में, टोटल ऑयल प्रोडक्शन में जो है पहला स्थान है, और सरसों के उत्पादन में पहला स्थान है। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान है किसका? आपका राजस्थान का, ठीक। आगे बात करें उत्तर प्रदेश का, तो भैया उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान रखता है भैया, है ना। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ठीक है। आलू उत्पादन में पहला स्थान है किसका? आपका उत्तर प्रदेश का, है ना। और साथ में साथ दुग्ध उत्पादन में भी पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भी पहला स्थान है किसका? आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में भी पहला स्थान है, ठीक। आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश टोटल पल्सेस या फिर कहें आपकी दलहनी, कुल दलहन उत्पादन में पहला स्थान है रखता है, और इसे जो है सोयाबीन उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। कौन सा? आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया राज्य भी कहा जाता है। हाँ, गन्ना उत्पादन में भी है पहला स्थान आपका जो है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, कंपोजिट वैरायटी आर डेवलप्ड बाय यूजिंग, मिश्रित किस्मों का उपयोग करके विकास किया जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। एडवांस जनरेशन सीड मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम हाइल्डिंग इंटर वैराइटल और इंटर रेशियल क्रॉस, उच्च उपज देने वाली अंतर जातीय संकरण से प्राप्त उन्नत पीढ़ी के बीज मिश्रण या हाइब्रिड फ्रॉम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, खुली परागणित किस्म से संकर या कंप्लीमेंट्री जीन प्रोडक्शन, पूरक जीन उत्पादन। ये आपके एनएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये किसके? एनएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो आपकी जो मिश्रित या इसे हम संकुल किस्म भी कहते हैं, कंपोजिट को क्या कहते हैं? संकुल भी किस्म भी कहते हैं। तो किससे डेवलप? तो नॉर्मली आपकी जो है उच्च उपज देने वाली या फिर क्या अच्छी उपज देने वाली इंटर वैराइटल या फिर अंतरजातीय संकरण से जो है प्राप्त उन्नत पीढ़ी के बीज जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित किस्में कहा जाता है, ठीक। मिश्रित किस्मों का जो है प्रयोग करके विकास किया जाता है उच्च उपज देने वाले अंतरजातीय संकरण से प्राप्त उन्नत पीढ़ी के बीज मिश्रण का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से समझाएंगे। द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन इंडिया विच ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन टुडे, भारत में निर्मित नाइट्रोजन उर्वरक जो आज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, अमोनियम फास्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और आपका अमोनियम सल्फेट। राइट आंसर बताइए यहाँ पर ए बी सी या फिर डी। इसमें आपको सारे या फिर फर्टिलाइजर हैं जो भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सारे को अच्छे से डिस्क्रिप्ट करने वाले हैं। राइट आंसर बताइए कि कौन सा जो है उत्पादन में पहला स्थान रखता है भैया आजकल। तो भैया वो तो केवल एक ही है, यूरिया सबसे ज्यादा प्रयोग करते हो आप, है ना। यूरिया में क्या क्या होता है जल्दी से बता दो। यूरिया में हमारे 46% तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है।
यूरिया का एक कट्टा कितने किलो का आता है? 45 केजी का आता है एक कट्टा। एक कट्टा 45 केजी का आता है ना। इसमें 1.5% क्या होता है? ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट होता है। ठीक, यदि नीम कोटेड यूरिया है ना, नीम कोटेड यूरिया है तो 150 ppm कितना अजार्डिरेक्टिन होगा। 150 ppm आपका क्या होगा? अजार्डिरेक्टिन। सॉरी, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो जाएगी। अजार्डिरेक्टिन की मात्रा होती है ना आपका कितना? 150 ppm, यदि आपका जो है नीम कोटेड यूरिया है। आगे बात करें आपके नैनो यूरिया की। ठीक, नैनो यूरिया की बात करें तो बच्चों पहले आपका नैनो यूरिया जब 2021 में लॉन्च किया गया था, 2021 में 3 साल के लिए जो है वैधता के साथ लॉन्च किया गया था। तो उस समय इसमें जो है आपका जो है 4% नाइट्रोजन था आपका वेटेबल, मतलब कि कुल वेट का 4% क्या था? नाइट्रोजन था। ठीक, अब इनने क्या किया कि नैनो यूरिया को नैनो यूरिया प्लस कर दिया, है ना। 3 साल बाद इनकी वैधता खत्म हो गई तो इनने जो है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आपका नैनो यूरिया को इनने कन्वर्ट कर दिया नैनो यूरिया प्लस, जो कि अभी आपका 2024 में, फरवरी 2024 में कन्वर्ट किया गया, यूरिया प्लस कर दिया इसे, है ना। जिसमें आपका कितना 16% जो है नाइट्रोजन होता है आपका वेटेबल, या फिर कहें जो आपका कुल वेट है उसका 16% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। किसमें? आपका नैनो यूरिया में। ठीक, अब 16% हो गया। पहले इनने जो है नैनो यूरिया दिया था, अब नैनो यूरिया प्लस दे दिया इसमें। तो अब जो है आपका जो पहले जो आपका नाइट्रोजन होता था नैनो यूरिया में, उसका 4 गुना हो गया है। कितना हो गया? 4 गुना हो गया। इतनी चीजें क्लियर है बच्चों? इतनी चीजें क्लियर है? ठीक, अगर ये आगे हमने जगह छोड़ी होगी तो हम यहां पर बताते हैं। फिर बात करें बच्चों अमोनियम फास्फेट की। एक और ऑप्शन था आपका, ठीक, एक और ऑप्शन था आपका अमोनियम फास्फेट। ठीक, अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो इनमें 2 फर्टिलाइजर आते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी और मोनो अमोनियम फास्फेट। ठीक है, डीएपी एक तो आपका क्या होता है? डीएपी होता है ना, डीएपी होता है, और एक आपका मोनो अमोनियम फास्फेट या एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और मोनो अमोनियम फास्फेट। बात करें डीएपी की तो डीएपी में आपका कितना 46% तो आपका फास्फोरस होता है और 18% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना। आपका जो डीएपी है, डीएपी कितना 46% तो क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना, और 18% क्या है आपका? 46% आपका फास्फोरस होता है और 18% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। किसके अंदर? आपका डीएपी के अंदर, है ना, डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर। ठीक, अब बात करें बच्चों आपका जो है मोनो अमोनियम फास्फेट में, तो मोनो अमोनियम फास्फेट में 10 से 12% तो होता है नाइट्रोजन और आपका जो है 48% होता है आपका P2O5 या फिर कहें फास्फोरस होता है। किसके अंदर? आपका मोनो अमोनियम फास्फेट। अभी एक नया फर्टिलाइजर लाया गया है जिसे हम कहते हैं नैनो डीएपी। इसे भी जानो, नैनो डीएपी को भी जानेंगे हम। नैनो डीएपी में कितना होता है आपका? 8% तो भैया नाइट्रोजन है आपका WV, और आपका 16% क्या है? फास्फोरस है, WV, है ना। किसमें? आपका नैनो डीएपी में। नैनो डीएपी में 8% तो नाइट्रोजन है और 16% क्या है आपका? फास्फोरस होता है। किसमें? आपका नैनो डीएपी के अंदर। इतना क्लियर बच्चों? ठीक, नैनो डीएपी में आपका जो है कितना? 16%। अब नेक्स्ट बात करें कि भारत में निर्मित पहला उर्वरक कौन सा था? भारत में निर्मित पहला उर्वरक कौन सा था भैया? सभी जानते कौन सा? एसएसपी,
सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट था, है ना, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। कहीं कहीं 48% लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 50-52 ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका सिंगल सुपर फास्फेट जो है आपका जो है पहला भारत में निर्मित क्या था, उर्वरक। अब भैया सिंगल सुपर फास्फेट का कंपोजिशन क्या होता है ये भी जानो। तो एसएसपी में 16% तो क्या होता है आपका P2O5 होता है, क्या होता है, P2O5 होता है, ठीक। एसएसपी में 12% क्या होता है, सल्फर होता है, 12% क्या होता है, सल्फर होता है। और एसएसपी में 19% आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है ना। 16% P2O5 फास्फोरस है, 12% सल्फर है, 19% क्या होता है, कैल्शियम होता है। किसमें, आपका सिंगल सुपर फास्फेट में, सिंगल सुपर फास्फेट में। इतना क्लियर, इतना क्लियर है ना। हमने थोड़ा जो है जहां पर हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत थी वहां पर हमने यहां पर डिस्क्राइब किया है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसे, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसे, ठीक। देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट फर्टिलाइजर यहां पर जो रह गया था वो था आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन जिसे कहा जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या जिसे हम कैन के रूप में जानते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे हम किसान खाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसान खाद। आपसे देखो एग्जाम में पूछा जाएगा किसान खाद किसे कहा जाता है, किसान खाद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपका जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। आपका जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसमें 25% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, 25% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन होता है। अब बात करें अमोनियम सल्फेट की, तो आपका जो अमोनियम सल्फेट है इसमें 20.6% तो नाइट्रोजन होता है और आपका 24% क्या होता है, सल्फर होता है। 24% क्या होता है, सल्फर होता है आपका जो है अमोनियम सल्फेट में। ये चारों आपके ऑप्शन अच्छे से हमने डिस्क्राइब किए, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, है ना। तो यहां पर आपके जो है 10 क्वेश्चन 100 आपके जो है 10 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, कंप्लीट हो जाते हैं 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा आपको, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले दिवाली ऑफर आप सभी को पता ही है, आज जो है हम बताए दे रहे हैं आपको, ठीक है। दिवाली ऑफर ये आपका आगे बढ़ गया, 11-12 क्वेश्चन आ गया, है ना। इसको हम कल कराने वाले हैं। दिवाली ऑफर आप लोगों को बता दें, है ना? तो दिवाली ऑफर है आपके अभी के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी के फीडबैक के लिए। हम कोशिश करते हैं, ये पापा की परी ना, ये लड़का है कोई, है ना, कोई लड़का है ये भाई, ज्यादा देखिए आपका 75% ऑफ चल रहा है हर एक कोर्स पर, प्रत्येक कोर्स पर आपका जो है कितना 75% ऑफ चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है आपके प्रत्येक कोर्स पर, ठीक। तो जो लोग परचेस करना चाहते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास 874 रुपए में, पहले आपका 50% ऑफ चलता था, पहले 50% ऑफ रहता था, लेकिन अब हमने दिवाली के उपलक्ष्य में आपका 75% जो है आपका डिस्काउंट कर रखा है। तो 874 में आपकी लाइव रिकॉर्डेड और कंप्लीट बैच आपको इसमें पढ़ने वाला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज 250 रुपए में, 250 रुपए में पढ़ने वाली है आपको, 250 में पढ़ने वाली है, ठीक है। और
आपका जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चलता है, जो कि आपका कल से या फिर कहें होली के बाद से आपका कब होने वाला है, 2 बजे से होने वाला है, दोपहर 2 बजे से होने वाला है। उसका प्राइस आपका जो है 225 रुपए। अभी दिवाली के उपलक्ष्य में आपका 75% ऑफ चल रहा है। इसमें आपको सभी में कूपन कोड सेम लगाना है, भी75। कोई भी कोर्स आप परचेस करते हैं, भी75 आप कूपन कोड लगाइए, ठीक। और आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं, बेसिकली आपके 50% ऑफ करने पर 599 के पड़ते हैं, है ना। आपका एक है कि पुराना प्राइस जो है 599, इसमें आपका जो अभी नया प्राइस है 375 रुपए। 375 दिवाली के उपलक्ष्य में कर रखा है आपका, ठीक है, 375 रुपए। और आपके जो ये कहें कि जो आपके प्रिंटेड नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स आपके 1500 की जगह आपके 1400 रुपए में मिलने वाले हैं आपके आपके जो है 3 नवंबर तक। यदि आप चाहें तो इसे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है अच्छा खासा। तो टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको कोड लगाना है भी75। भी75 डिस्काउंट कोड लगाना है आपको, 75% ऑफ मिलेगा। और सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है आपका। केवल आपका पीडीएफ जो आपके एक है प्रिंटेड नोट्स है, इस पर हम जो है थोड़ा सा मजबूर थे कि नहीं दे पाए, ठीक है। इस पर आपको केवल 1400 रुपए में आपके प्रिंटेड नोट्स आपके घर पर हार्ड कॉपी में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल, ठीक है। और आपका जो है डेली क्लास रहेगी ये 8 बजे वाली। आप तो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन 8 बजे वाली आपकी डेली क्लास रहेगी। और आपका जो ब्रह्मास्त्र है आपका दिवाली के बाद से आपका 2 बजे से रहेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।